गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जामिन यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं एक एनटीपीसी का एक और प्रैक्टिस सीरीज लेकर, है ना। तो जैसा कि आपको पता है, रोज सुबह मैं 9 बजे आप लोगों के लिए लेकर ये आ जा रहा हूं क्लास, ठीक है। आप लोग डेली आके इस क्लास को किया करें, ठीक। और एक चीज और भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से लगा के जाना, देखना आपको पेपर में काफी ज्यादा ये हेल्पफुल भी होंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग अभी इस सवाल की ओर जरा ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है ये सवाल, है ना। तो देखिए आज का जो मतलब लेवल रहेगा थोड़ा सा मतलब आसान भी है, थोड़ा सा कठिन भी है आज का लेवल। और मैंने आज के में थोड़ा कोशिश ये किया है कि ज्यादा मतलब एडवांस के पोर्शन पे थोड़ा सा ज्यादा मैंने जोर डालने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं। कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, ठीक है। जिसमें पाई जो है हमने 22/7 माना है, ठीक। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात बताओ क्या होगा, है ना। अब देखो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनना कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो आपको इसने 264 दे दिया है, ठीक है। और जो इसका आयतन है, इसका आयतन यानी कि इसका वॉल्यूम इसका जो दिया है आपको 924 दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कर्व सरफेस एरिया और इसका दोनों का मैं रेशियो निकालूं तो ये होता है आपका 2πRH, है ना। और इसका वॉल्यूम जो होता है वो πr²h, है ना। तो यहां से 264/924, ठीक। सवाल ने हमसे जो पूछा था इसका व्यास और इसकी ऊंचाई से अनुपात पूछा है ना। व्यास आप जानते ही हो, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, है ना, कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो सकता है शायद हमारे पास कुछ चीजें आ जाए। ये कैंसिल, h से h कैंसिल, r से r कैंसिल, है ना। अब बताओ 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, कटा कि नहीं कटा, है ना। अब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये देखना है, बताओ। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 एकम 4, ये 4 से 4 तियां 12, है ना, और 4 तियां 12, कट गया। चलो अब कटेगा यार, बताओ। अब कुछ कट रहा है यहां से, यहां से अब क्या कट रहा है, मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि कुछ कट रहा है। आपको आ रहा है तो बताओ। कट रहा है क्या? 33 से 7 बार में जाएगा, जा रहा है 33 से 7 बार में जा रहा है। तो रेडियस आपका 7 आ गया। रेडियस अगर 7 आ गया, अब क्या करोगे कि यहां पर रख लो 2πRH पे, तो 2 इंटू 22/7, है ना। और रेडियस बताओ कितना है, 7 है। हाइट आ जाएगा अब यहां से, और ये बताओ ये कितना दिया, 264 दिया, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, अच्छा 11 से ये 2 बार में, 11 से 11 दूनी 22, 4 बचा, ये 4 बार में, ये 4 आएगा तो ये हो जाएगा 6, तो हाइट आ जाएगा 6। सवाल में हमसे पूछा है व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात। व्यास मतलब होगा 2r और ऊंचाई होगा h। तो ये बताइएगा कि रेडियस जो है 7 है तो ये हो जाएगा 14 और हाइट इसका 6, 2 के पहाड़े में 7 बार में, ये 3 बार में, 7:3 इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 7:3 इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो तो आज सवाल काफी बढ़िया बढ़िया रखे हैं मैंने, ठीक है। चलो अब ये सवाल देखते हैं जरा, क्या कह रहा है ये सवाल। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई बताओ कितनी होनी चाहिए, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। तो बच्चों बताओ कि इस आयत का क्षेत्रफल अगर 60 बोला है, ठीक, सभी लोग ध्यान से सुनना। आयत मतलब कि रेक्टेंगल, ठीक है। आयत मतलब कि रेक्टेंगल, ठीक। और इसका क्षेत्रफल 60 दिया है, तो यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 60, ठीक। और उसका परिमाप यानी कि
2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, वो कितना दिया है 34। तो ये बताओ कि एल प्लस बी बराबर कितना आएगा 17, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब सवाल ने बोला है कि विकर्ण की लंबाई, सुनो मेरी बात ध्यान से, विकर्ण की लंबाई क्या होती है कि अगर ये एल होगा तो ये बी होगा, तो ये अंडर रूट क्या होना चाहिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ना? ठीक है। अब तुम्हें एल प्लस बी का वैल्यू 17 दिया है, जबकि एल इंटू बी का वैल्यू 60 दिया है। ठीक, अब एक काम करो कि ऐसा कोई दो नंबर बताओ कि दोनों को गुणा करके 60 आ जाए, है ना? दोनों को गुणा करके 60 आ जाए, और जब हम लोग उन दोनों नंबर को जोड़े तो हमारे पास 17 आ जाए। तो ऐसा बताओ क्या नंबर हो सकता है, जरा सोचो, बताओ क्या नंबर ऐसा हो सकता है। 15 दूनी तो 30 होता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, सोचो यार क्या हो सकता है। और कुछ मान लीजिए 15 चौके, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 60 का फैक्टर करें, मान लीजिए 2 है तो ये 30 होगा, ये 2 है तो ये 15 होगा, ये 3 है तो ये 5 होगा, है ना? तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 और 6 16 होता है, नहीं आ रहा। ठीक है, 5 दूनी 10, नहीं ये भी नहीं होगा। 5 तियां 15 और ये 4 19 हो जाएगा, ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये 2 तियां 6 और ये 10, ये भी नहीं हो रहा। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हो नहीं रहा? 15 4, मुझे लग रहा है ना कि इसको ना हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं, हो सकता है। अब बताओ कि अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, अब बच्चों मेरे को एक चीज बताओ कि एल बी का वैल्यू जो है वो कितना दिया 60, 60 दूनी 120, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 120, है ना? तो यहां से देखो तुम्हारे पास ये आ जाएगा और इसका अंडर रूट करते ही ये आएगा, है ना? तो बताइए ये तो हो जाएगा 9, 8 में 2 गया 6 और 2 में 1 गया 1। तो बताओ कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ये आ रहा है तो इसका अंडर रूट करने पर यानी इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 13 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलो अब करते हैं जरा अगला सवाल। कह रहा है एक वृत्त के बिंदु ए तथा बी पर एक बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ऐसा बोला है। ओ उस वृत्त का केंद्र है। ठीक, चलो देखते हैं, जो जो बोल रहे हैं वो करते हैं। ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये ओ हो गया। ठीक है, एक वृत्त के बिंदु ए तथा बी पर बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे, यहां पी है बच्चों, वो थोड़ा सा छुप गया है, ये पी है। ठीक है, चलो ये ए है, यहां बी है। ठीक, एओपी का मान 60 है, एओपी यहां 90 होगा, ये आपको 60 डिग्री दिया है। बहुत आसान सवाल है यार ये तो। और एपीबी का मान बताओ, एपीबी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा, और अगर ये 30 होगा तो इधर वाला भी 30 ही होता है। तो 30 और 30 टोटल 60, ये इसका सही जवाब हो गया। लोग खत्म हो गया सवाल। ठीक है, ये सवाल तो भैया हम लोग कर रखे हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सवाल हम लोगों ने किया हुआ है। बोलो हाँ या ना, किया है कि नहीं किया बताओ। इस सवाल को हमने किया है कि नहीं किया, बताओ मेरे को। कह रहा दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक वर्ग है। ठीक, चलो भाई, पी क्यू आर एस ये वर्ग है। फिर ये बोला है, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक, और यहां पर आपका कोई टी बिंदु है, ये इधर है और ये इधर है। ठीक है, फिर उसके बाद एस ओ आर, ये आपका ओ बिंदु है बच्चों। ठीक है, एस ओ आर ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए ये चाहिए और ये चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मेरी बात सुनो,
भाई जब ये वर्ग है आपका, ये वर्ग है, तो जाहिर सी बात है, जब ये वर्ग है तो जाहिर सी बात है ये डायगोनल है, और डायगोनल वर्ग के अंदर 45 डिग्री दो बराबर एंगल में बांटता है, ये 45 तो इधर वाला भी 45 होगा, ठीक। फिर बोला है एस आर टी एक समबाहु त्रिभुज है, एस आर टी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर एस आर टी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो बेटा ये 60 डिग्री होना तय है। तो बताओ ये 60 है, ये 45 है, तो कितना हो गया 105 डिग्री। तो आपके पास बताओ ये वाला एंगल 75 डिग्री बचा कि नहीं बचा? खत्म हो गया सवाल। लो अब मैंने आप लोगों को इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस करा दिए हैं कि ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए एकदम हलवा ही होगा। क्यों? चलो फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, अब ऊंचाई एवं दूरी का कह रहा है एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर खंबे हैं, ऐसे इसने बोला, ठीक है। उनमें एक 108 मीटर ऊंचा है। इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष एवं अधोभाग के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। तो दूसरे खंबे की ऊंचाई बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो ये बताइए ऐसे दो खंबे हैं, ठीक। अब कह रहा है इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष एवं अधोभाग के अवनमन कोण, अच्छा मतलब एक खंबा थोड़ा छोटा होगा, है ना। इस 108 मीटर ऊंचा है, इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष एवं अधोभाग, यानी कि यहां से ये ऐसे, ठीक है ना। हिंदी में ना इतना ज्यादा हिंदी हो जाता है कभी कभी। एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो खंबे हैं, उनमें एक 108 मीटर है, ठीक है। इस खंबे के शीर्ष से मतलब यहां से दूसरे खंबे के शीर्ष, शीर्ष मतलब यहां से यहां, ठीक है, एवं अधोभाग, तो अधोभाग मतलब यहां के अवनमन कोण क्रमशः 1 मिनट। बेटा दोनों अवनमन कोण बोला है, अगर ये दोनों अवनमन कोण बोला है तो इसका मतलब ये खंबा बड़ा होना चाहिए और वो वाला छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये आपका बड़ा हुआ, दूसरा वाला ऐसे होगा, मतलब यहां से ये ऐसे और फिर यहां से ये ऐसे, इस तरीके से। इसका कहने का तात्पर्य ये था। तो ये तो एंगल चलो 30 डिग्री का होगा, और ये वाला कितने का? 60 का। और ये खंबा तुम्हारा कितने का? 108 का, है ना। चलो अब देखो कैसे करेंगे इसको, बताओ। 30 के सामने इसको मैंने 1 नाम दे दिया, तो 60 के सामने ये √3 होगा, और अगर ये √3 होगा तो इधर भी √3 होगा। ये 60 है तो ये 30 होगा, 30 के सामने √3 होगा, तो बताओ 60 के सामने इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि ये पूरा आ जाएगा 3, और इसी 3 का वैल्यू 108 दिया है, तो हम कहेंगे कि 3 का वैल्यू 108 मीटर, है ना। 3 का वैल्यू 108 मीटर, दूसरे खंबे की ऊंचाई बताओ, यानी कि ये बताना है, ये मतलब ये बताना है। तो 3 अगर 108 तो 1 36 के बराबर, तो अगर ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये होगा 2, तो 2 किसके बराबर? 72 मीटर सही जवाब, ठीक है। 72 मीटर सही जवाब। चलो अब जरा ये देखेंगे हम लोग। साइन 135 डिग्री का मान बताना हमें, ठीक। कैसे निकालोगे ये जानो। क्या मैं इसको साइन 90 + 45 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बताओ कि साइन 90 + थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। अच्छा, अब कॉस थीटा अगर होता है तो ये बताइए कि 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो जाहिर सी बात है 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि ये कॉस 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए, जो कि 1/√2 होता है।
खत्म सवाल। ठीक है, ए प्लस ये √3 है ना, ए की पावर 18 प्लस ए की पावर 12 प्लस कितना है, 6 है क्या, 6, ए की पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो बच्चों ये बताओ कि अगर मैं इसका क्यूब करूं तो इसका क्यूब करने पर ये ए क्यूब प्लस 1/a³ इज इक्वल टू, इसका क्यूब कर देखो करके तो ये 0 आ रहा होगा, मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे थोड़ी ना सब बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और वैसे भी देखो जब ये सब होता है तो मैंने बोला था कि ए की पावर 6 का वैल्यू -1 होता है ना। तो देखो यहाँ पे अंतर पावर में 6 का है तो ये 0 हो गया यहाँ पे। अब बताओ ये ए की पावर 6 + 1 तो ये भी क्या होगा, 0, ओवरऑल 0, खत्म सवाल। ठीक, बता रखा है ये जब अलजेब्रा पढ़ा था। चलिए अब जरा इस सवाल पे गौर करते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहे कार 39 किलोमीटर की यात्रा पहले 45 मिनट में तय करती है एवं शेष 25 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है, कार की औसत बताओ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये बताओ 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, ठीक, और फिर अगली 25 किलोमीटर की दूरी उसने 35 मिनट में तय किया, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। कार की औसत चाल बताओ क्या होगी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे इसको निकालो, ठीक है। ये बताइए कि हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अगर तुम टोटल डिस्टेंस निकालने जाओगे तो ये बताओ इस 39 को पहले 45 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और इस 25 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे नहीं करोगे, और टोटल टाइम निकालने के लिए फिर नीचे इन दोनों टाइम को जोड़ोगे, है ना। तुम एक काम करो, अब इसमें भी दिक्कत यह है कि इस 45 मिनट को तुम्हें पहले चेंज करना होगा आवर में, तो फिर 60 से भाग दो, फिर इसको भी 60 से भाग दो। तुम एक काम करो ये कि तुम एक चीज ये कर सकते हो, ये दोनों टाइम को रेशियो से छोटा कर दो, 5 से 9 बार में 5 से 7 बार, ठीक। तुम ये मान के चलो कि 9 घंटा यहां है और 7 घंटा यहां है। अब थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएगी, देखो कैसे। 39 की रफ्तार से 9 घंटा गाड़ी चलाओ तो 39 इंटू 9 आएगा, है ना, और 25 की रफ्तार से 9 घंटा तो 25 इंटू 7 आएगा। तो ये देखो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल टाइम 9 7 16, ठीक है। अब इससे क्या है कि इससे तुम्हारे लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएगी, और कुछ नहीं, थोड़ी सी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो। अब जरा बताओ इसको सॉल्व करके, 9 9 में 81, 8 बचा, 9 3 27, 27 और 8 35 प्लस 1 25, 7 175 और बटे में 16, तो बताइए 5 और 1 हो जाएगा 6, 7 और 5 12, 3 1 4 1 5 बटे में 16, है ना। अब जरा ये देखें कि क्या ये हमारा कटेगा किसी से, बोलो इसको काट के आंसर बताओ तो, कट रहा है किसी से, क्यों बच्चों। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी यार हम लोग कहीं। नहीं सब सही है ना। काट के देखो, कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो इसमें से कोई आंसर होगा ही नहीं, यानी कि लगभग ये 32 के करीब में आ रहा होगा, समथिंग 32 समथिंग आ रहा होगा, तो यानी कि चौथा ऑप्शन ही ऐसा दिख रहा है हमें, है ना। खत्म हुआ सवाल। चलो अगला सवाल देखो।
कह रहा खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य पर 2 घंटा विलंब से पहुंची, ऐसा इसने कहा है। ठीक है, बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी। ठीक, चलो कैसे करेंगे ये जानते हैं। इसमें निर्धारित अवधि पूछा है ना, तो बच्चों ये बताओ कि 2 घंटा विलंब से पहुंची, मतलब देरी हो गई उसको, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, अच्छा बताइए कि उसने अपनी रफ्तार 300 से कम कर दी, तो उसकी एक्चुअल रफ्तार हमें नहीं पता, हमने उसको x मान लिया। ठीक है, ये बताओ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई डेल्टा टी, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बताइए ये कितना दिया 1200, इसकी मूल चाल जो है हमने x मान लिया और अपनी रफ्तार अगर उसने 300 से कम कर दी तो नई चाल हो जाएगी x माइनस 300। दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए 300 का होगा, और ये बताइए कि यहां पर अपने गंतव्य पर 2 घंटा विलंब से पहुंची, और ये बताइए कि अगर 2 घंटा विलंब से पहुंची तो इसका मतलब वो डेल्टा टी है कि नहीं है, तो यानी कि यहां पे आ जाएगा 2। ठीक, अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे बताइए, 2 से कितने बार में। ठीक, तो ये 600 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई ये कितना होगा, सॉरी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x माइनस 300, है ना। अच्छा बच्चों ये बताओ कि अगर x का वैल्यू 600 रखेंगे तो यहाँ पे 600 माइनस 300 300 ही आएगा, यानी कि ये हमें पता चल गया कि विमान की एक्चुअल जो रफ्तार है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अगर विमान की एक्चुअल रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर विमान की एक्चुअल रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सवाल हमसे ये पूछा है उस उड़ान को पहुंचने के लिए निर्धारित समय बताओ, है ना। सुनो, 600 की रफ्तार से, हाँ 600 की रफ्तार से 1200 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, तो बताइए निर्धारित समय कितना होना चाहिए 2 घंटा। 2 घंटा उसका आंसर सही होगा। ठीक, चलो कह रहे यदि 4 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये जानो। 4 आदमी 6 लड़के, ठीक 20 दिन में, ये भी 20 दिन ये भी 20 दिन, है ना भाई, मैंने यही ना तरीका आपको सिखाया है। ठीक, बताओ एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। बताओ ये भी तो सिखाया है, ये 20 कितने एक एक बार में, 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में 3 बार में, 6 के पहाड़े में कितने बार में 2 बार में। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बताओ कि टाइम इज इक्वल टू वर्क, वर्क है 20 इंटू 12 और एफिशिएंसी जो होगी यहां पर 6 आदमी और 11 लड़के की निकालनी है ना। तो ये बताइए कि एक आदमी की 3 है तो 6 लड़के की होगी 18, है ना, और 11 लड़के की, एक लड़के की 2 है तो 11 की हो जाएगी 22। तो बताओ 20 इंटू 12, 22 और 18 होता है 40, 20 के पहाड़े में 2 बार में, सवाल का उत्तर 6 ना, 6 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलो कह रहे ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक काम 23 दिन में कर सकता है। ठीक है, और इस प्रकार से ए और बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे ये हमसे पूछा है। तो बच्चों ये बताओ कि ए बी से अगर 30% ज्यादा सक्षम है तो अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा 13 होगा। वर्क अगर निकालेंगे, वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, है ना। अब बच्चों ये बताओ कि वह अकेला मतलब ए 23 दिन में कर सकता है, तो 23 इंटू और एफिशिएंसी ए की कितनी है 13 है ना। दोनों मिलकर बोला ना, दोनों मिलकर कितने में इसी काम को, तो 23 इंटू 13 और दोनों की एफिशिएंसी बताओ 13 और 10 23, कितना दिन आएगा 13 दिन। 13 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक, चलो अब ये वाला सवाल करेंगे।
ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली और उसे 8,820 रुपए प्रति वर्ष की 2 समान किस्तों में लौटाया। ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5% की लगाई जा रही हो तो बताइए उधार ली गई कुल राशि कितनी थी, है ना बच्चों। ये सीआई में मैंने बच्चों को अभी पेड बैच में सिखाया, है ना। चलो कैसे करेंगे, 5% होता है 1/20, है ना। ये पी और ये आई, पहला साल दूसरा साल, है ना। तो अगर मान लीजिए 20 होगा तो ये होगा 21, ये 400 तो ये होगा 441, होगा कि नहीं होगा। अब जरा बच्चों ये बताओ कि समान किस्त है ना, तो ये दोनों बराबर करो, मल्टीप्लाई 441 सॉरी 21, तो ये भी कितना होगा 21। ठीक है। तो ये बताइए कि ये 420 हो गया, 400 420 820 और ये जो है कितना दिया है 8,820, एक बराबर 20, एक बराबर 20 तो 820 किसके बराबर, तो बताओ 0 0 है ना, और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 16,400 ये इसका सही जवाब। ठीक, 16,400 इसका बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन करने से पहले, है ना, एक चीज, वो चीज ये है कि अगर आपने अभी तक सिंटू सर का ये इडियम स्पेशल बैच अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो बाद में पछताओगे, है ना, क्योंकि इसका जो एडमिशन है बहुत जल्दी हम लोग क्लोज भी करेंगे। इस बैच में हमारा कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं हो, तुम्हारा ही है ना। तो आप 1500 प्लस प्रीवियस ईयर इडियम्स सिंटू सर इस बैच के अंदर करवाने वाले हैं, केवल और केवल 49 रुपीज में। 15 फरवरी से बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, दोपहर 2 बजे से। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप इसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अरुण 20,000 रुपए अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% साधारण ब्याज की दर पर देता है और अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। बेटा ये जो 10% लाभ चाहता है ना, पता है क्या है, ये ब्याज दर ही है। ठीक है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके, है ना। अब बच्चों सुनो, 20 में से 12,000 उसने इधर दे दिए, है ना, तो बाकी के बचे 8,000 ना। इस 12,000 को उसने 8% पे रखा, तो बताओ ये कितने पे रखे जिससे कि ओवरऑल पे उसको 10% का मुनाफा मिले ना। बेटा मैंने आप लोगों को कई अच्छे अच्छे मेथड सिखाए, इसमें वही मेथड लगाओ। देखो क्या करो, 4 के पहाड़े में 0 0 तो हर जगह कैंसिल होगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो ये तो 5 बार में कटना ही है, 20,000 है तो, है ना। 8 या 24 और ये 2x और बराबर में कितना 50, 50 में 24 या 26 तो x का वैल्यू 13, है ना। 13% पे रख देना चाहिए उससे, खत्म हो गया सवाल। बाकी तुम कैलकुलेशन करते रहो, कोई मतलब नहीं है। ठीक, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे, है ना। तो बताइए सीपी, ये 100 माइनस डिस्काउंट होगा और ये आपका 100 प्लस प्रॉफिट होगा। क्यों, अगर ये कह रहा है कि 30% की छूट देगा तो यानी कि आ जाएगा 70, और यहां पर प्रॉफिट अगर 17 का बोल रहा है तो ये हो जाएगा 117। ठीक है, अब बच्चे ये बताओ 70 का सामान अगर 117 में बेचोगे तो प्रॉफिट तो होना ही है ना। कितने का, 30 47 का बटे में 70 मल्टीप्लाई 100। यार ये तो कट ही नहीं रहा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, कोई बात नहीं, जितना कट रहा है उतना ही काट लो। 470 बटे 7, है ना भाई, 7 छक 42, 7 नंबर 63, सॉरी 7 7 49, 7 छक 42, 6 बार में जाना चाहिए। कोई ऑप्शन दिख रहा है,
तो यानी कि 67.14 है ना चाहिए इसका आंसर। खत्म हो गया सवाल। ठीक, चलो अब हम लोग ये करेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता है ना। व्यक्ति ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, ये बताओ। अगर पहले 15 लाभ हो रहा था, अब 18 हो रहा है, कितने का गैप आ गया, 3% का। क्यों आया, 6 रुपए की वजह से। 100% का मान निकाल लो, 6/3 मल्टीप्लाई 100, बताओ 3 के पहाड़े में 2 बार में। सवाल का उत्तर 200 रुपए। लो खत्म हो गया सवाल। ठीक, चलो ये देखो भाई, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव बताओ, है ना। बच्चे ये बताओ कि अगर मान लीजिए बेसिक से करना चाहते हो, 24 रुपए पहले भी ले जाते थे, 24 रुपए अभी भी ले जा रहे हो, है ना। 20% अगर दाम कम हो गया तो अब अंडे 24 रुपए में ज्यादा मिलेंगे। क्यों, 20% अगर वृद्धि हुई है तो इसका मतलब अगर मान लीजिए पहले 5x दाम था तो अब कमी हुई है तो अब हो जाएगा 4x। तो पहले तुम्हें इतने अंडे मिलते थे, अब इतने मिलते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस 2 अंडे का। ठीक है, बताओ। तो 2 से ये 12 बार में जाएगा, ये 12 बार में जाएगा। इस 12 को उधर लेके चले जाओ तो ये 1/4x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 1/12, है ना। एलसीएम लोगे, बताओ ये कितना हो जाएगा, 20x 3 5 4 यानी कि 1 इज इक्वल टू 1/12, है ना। यहां से देखो बच्चों x का वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो ये बताइए कि हम लोग ये कह सकते हैं ना कि 20x इज इक्वल टू 12 आ रहा है ना। हमसे पूछा है नया दाम, तो नया दाम अगर निकालना है तो बताइए नया दाम 4x है, 4x का मान निकाल लो। तो बच्चों अगर 4x का मान निकालोगे तो कितना होना चाहिए, 12/20 मल्टीप्लाई 4, है ना। 4 से 5 बार में यानी कि 12/5, 5 दूनी 10। अच्छा, इस बार प्रति दर्जन का भाव निकालना है, लेकिन तो एक काम करो, 12/5 है, ये 12/5 जो है ना, ये एक अंडे का दाम है। अगर एक अंडे का दाम 12/5 होगा तो बताइए एक दर्जन, प्रति दर्जन का भाव निकालना है तो क्या करोगे, 12/5 को 12 से गुणा कर दो, यानी कि 144/5। तो इस हिसाब से आ जाएगा 28.8 रुपया। ठीक है, अच्छा अब बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर आपने शॉर्ट ट्रिक से क्यों नहीं बताया, है ना। उसका रीजन है क्योंकि अब बताऊंगा। ये बताइए 100 रुपए पहले खर्चा करते थे, 20% कमी हुई तो 80 करने का मन है। कह रहे हो कि नहीं हम तो उतना ही करेंगे, यानी कि 20 बढ़ाओगे किस पे, 80 पे, ये हो गया 1/4, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ कि ये एक जो है ये कितने, एक जो है कितने अंडे अधिक मिलेंगे, 2 अंडे कम मिले। अरे यार यहाँ 20% की वृद्धि बोला है ना, मैं कमी लेके कर दिया। चलो देखो मैंने देखा ही नहीं, मतलब यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा, यहाँ पे 6x आ जाएगा। ठीक है, मैंने उल्टा ही कर दिया, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, चलो बेसिक से करना तो यहाँ पे 6x कर देना। ठीक है, मैं अभी इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूं सही करके, मैंने वृद्धि की जगह कमी कर दी। ये बताइए ये 100 था, 120 हो जाएगा, 20 घटाओगे 120 पे 1/6 रहेगा। ठीक है, यही 1 बराबर कितना दिया, 2, तो 6 बराबर 12, है ना। तो मूल रूप से तुम्हें 12 अंडे मिलते थे। ठीक है, मूल रूप से तुम्हें 12 अंडे मिलते थे, कितने रुपए में, 24 रुपए में। ठीक है, तो एक अंडे का दाम कितना होगा भाई, तो एक अंडे का दाम होगा 2 रुपया होगा। एक अंडे का जो दाम 2 रुपया है वो पहले था, अब तुमने उसमें 20% बढ़ोतरी करनी है। तो बताइए कि अगर तुम 20% बढ़ा दोगे 2 रुपए का, तो 2 रुपए का 20% बताओ 0.4 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब 0.4 हो जाएगा तुम्हारा नया दाम। और 0.4 अगर हो जाएगा तो बच्चों एक चीज मेरे को बताओ, अब 12 अंडों का दाम कितना होगा, तो 24 × 12। ठीक है, 2 चौके 8, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, सीधा सीधा बताओ जल्दी से फटाफट। सर 27.8 आना चाहिए।
कितना आएगा, वही आ रहा है क्या? अच्छा, फिर मैं यहां पे भी गलती कर रहा हूं। ये 1 बराबर 2 अंडे कम बोला था, और 6 बराबर 12 अंडे, 12 अंडे 24 रुपए के। ठीक है, तो एक अंडे का था 2 रुपया। चलो, तो निकाल लेना इसको, है ना। बेसिक से भी मैंने बताई दिया है वैसे आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो फिलहाल ये सवाल देखते हैं। 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% वाले को मिला रहे हो किसमें, 25 वाले में, जिससे कि तुम्हें मिले 40। लगाओ इसको बीच में, 25 40 यानी 15, 40 60 यानी कि 20। 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 3:4। ठीक, ये सवाल देखते हैं। कह रहे 3 व्यक्ति एबीसी जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपए, ठीक है, अपने वेतन का 80 85 75 खर्च करते हैं और बचत है 8 9 20 का, 8 9 20 का। ठीक है, अगर बताओ कि पहला वाला व्यक्ति ए 80% खर्च करेगा तो 20% बचाएगा, तो मैंने बताया था कि इसको नीचे करो। वो 85 तो यहाँ पे 15, और वो 75 तो यहाँ पे 25। निकालो रेशियो। 5 के पहाड़े में 4 बार में, 5 के पहाड़े में 3 बार में, 5 के पहाड़े में 5 बार में, 4 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। ठीक, 2:3:4, है ना। तो 2 3 4, 4 3 7 2 9, यही 9 जो दिया है 14,400 दिया है। ठीक है, दिया है। तो ये बताओ, हमसे बोला है कि बताइए बी का वेतन यानी कि 3 का मान निकाल लो। तो देखो ये 1/3 है, इसका 1/3 कर लो। तो बताओ 3 चौके 12, 2 बचा 3 बटे 24, 0 0, 48 रुपए आंसर। ठीक, दो साल पहले 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। कब? 2 साल पहले। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, ऐसा सवाल हल हुआ है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि 2 साल पहले अगर 18 थी, है ना, तो आज कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है भाई, आज हो जाएगी 20। ये बात बताया है मैंने। तो 8 सदस्यों का औसत जो है वो 20 होगा वर्तमान में, और वर्तमान में बच्चे के जन्म के बाद औसत आयु उतनी ही है। तो टोटल सदस्यों की संख्या 9, और उतनी ही है का मतलब जितनी 2 साल पहले थी यानी कि 18 होगी। ठीक है, ये कितना ज्यादा 1, ये कितना कम 2, 8 दूनी 16, 18 कम 18, बच्चे की उम्र 2 साल। जो मैंने आप लोगों को पेड बैच में कराया था उसमें 17 दिया था, और ऐसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कितना आ रहा था याद है आपको आंसर? मेरे को याद है उसमें भी 2 ही साल आ रहा था। चलो क्या कह रहे हैं यहां पर, ये देखो, √24 प्लस √216 बटे में √96। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों ये जानो। इसको 4 छके 24, तो इसको मैं 2√6 लिख सकता हूं, और इसको मैं 36 इंटू 6 यानी कि इसको 6√6 लिख सकता हूं, और इसको मैं 16 छके 96 यानी कि 4√6 लिख सकता हूं। 6 और 2 8√6 बटे में 4√6, आंसर आ जाएगा 2, बड़े आराम से। ठीक है, चलो ये कट गया क्वेश्चन, यहां पे सही है एकदम। 777 तथा उसके सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर बताओ, है ना। तो 777 के पास सबसे नजदीक पूर्ण रूप से वर्ग संख्या बतानी है हमें बच्चे। ठीक है,
777 ये है ना। और सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या बता सकते हो कि इसके सबसे नजदीक कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, बताइए। अगर याद हो 27 का स्क्वायर 729 होता है ना, होता है कि नहीं होता है? और 28 का जो स्क्वायर है कितना होता है बताओ? 724, सॉरी भाई 27 का यही होगा ना, और 28 का 784। 784 बताओ दोनों में से पास कौन है, तय कर लो, वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो बताइए ये पास है ना, तो कितने का अंतर है? 7 का। लो, तो मतलब सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था, बताओ कोई दिक्कत किसी को? चलो अगला सवाल, खत्म। तो ये थे आज के सेशन के कुछ बढ़िया बढ़िया खूबसूरत सवाल, है ना। मिलता हूं मैं फिर आप लोगों से, है ना। तो सभी बच्चों को बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, है ना, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।